हेलो स्टूडेंट। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और इस बार भी क्लास 11th के एग्जाम में पूछने जाएंगे। तो मैं ये कह दूं कि जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो अपने एग्जाम के प्रति सीरियस हैं, वो सभी आज के इस वीडियो में जो हम 50 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं इसको वो देखेंगे और देखकर प्रत्येक क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहां पे हमने इसीलिए लिख दिया है कि 11th फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के हम बताएंगे जी। और ब्रदर सर क्लास 11th ये हमारा जो चैनल है ये क्लास 11th के लिए ही पर्सनली हमने बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बीबीआई हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं तो आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम देखेंगे और केमिस्ट्री के भी हम 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। 25 ज्यादा नहीं है दोस्त, बहुत कम कम हमने लिया हुआ है, बट हम वही करा रहे हैं जो आपके पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो पहला लिखा गया है एसआई पद्धति में मूल राशियों की संख्या कितनी होती है। मूल राशियों की संख्या कितनी होती है जी? तो हम सभी जानते हैं मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होते हैं। कौन कौन सी होती है मूल राशियां? तो आपको सभी को याद होगा क्या होता है जी? लंबाई होता है, द्रव्यमान होता है, समय होता है, ताप होता है, विद्युत धारा होती है, ज्योति तीव्रता होता है, पदार्थों की मात्रा होती है। तो ये 7 हुआ कि नहीं? तो अगर आपसे पूछ दे एसआई पद्धति में मूल राशियां कितनी होती हैं तो 7 होता है। अगर आपसे पूछ दे मूल राशियों की जगह पर मौलिक राशि भी कह देगा ना, मौलिक राशियां कितनी होती है तो भी आप कहेंगे 7, क्योंकि मूल कहें या मौलिक कहें दोनों बात एक ही है। एक और बात मैं बता दूं, अगर आपसे पूछ दे कि मूल मात्रक कितने होते हैं, तो भी आप कहेंगे 7। या आपको मौलिक मात्रक भी कोई पूछ दे तो आप कहेंगे 7। समझ गए? ये हमने बहुत बार ये सभी चीजें बताया हुआ है। चलिए क्लास 11 के जो स्टूडेंट हमसे स्टडी कर रहे हैं रेगुलरली उनको ये सभी बातें पहले से पता होंगी। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि कौन है? समय है, दूरी है, बल है और द्रव्यमान है। तो ये सभी हम जानते हैं कि जो बल होता है वो एक क्या होता है, वो एक सदिश राशि होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर द्रव्यमान अगुणे त्वरण होता है। और त्वरण बराबर हम जानते हैं, त्वरण बराबर अगर हम इसको तोड़ें तो देख लीजिए द्रव्यमान हो जाएगा। और त्वरण को अगर हम द्रव्यमान अगुणे, और त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल, तो वेग बटे समय हो जाएगा। हम सभी जानते हैं वेग जो होता है वो एक सदिश राशि होता है, इसलिए बल भी एक सदिश राशि होगा। वैसे तो हमने सदिश राशि हमने लगभग बता दिए हैं, अदिश राशि भी हमने लिखवाया हुआ है। चैप्टर 1 एक बार हमसे पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा। अभी हमने वन शॉट वीडियो के माध्यम से भी हमने ये कराया हुआ है। पूरे 15 इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कराया था चैप्टर 1 फिजिक्स से, तो वो आप देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने फिजिक्स का लिंक हमने दे दिया है और केमिस्ट्री का भी। अगला हमारा तीसरा आता है जड़त्व किस पर निर्भर करता है। जड़त्व किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान आयतन पे, द्रव्यमान पर, वेग पर, आकार पर। तो जड़त्व जो होता है, जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब आपको याद कर लेना है, ठीक है। अगला आता है न्यूटन के प्रथम नियम को किसका नियम कहलाता है। तो न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है। ये हमने बताया हुआ है, ये हमने बताया था जी। जब न्यूटन का, हमें अभी भी याद है कि न्यूटन का हमने नियम कराया था तो उसमें हमने बताया था कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम हम कहते हैं, ठीक है। ये बात। और न्यूटन का प्रथम नियम क्या है जी? कि कोई वस्तु अगर गतिशील है तो वो सदैव गतिशील रहना चाहेगा, और कोई वस्तु अगर स्थिर है तो सदैव स्थिर रहना चाहता है, जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए। तो आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। पहले हम फिजिक्स के ही 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देखें, 25 देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगला आता है त्वरण का एसआई मात्रक है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है जी? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन या जूल। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है।
ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए, त्वरण त्वरण को ए से दर्शाते हैं, त्वरण ए बराबर वेग बटे समय होता है। अब वेग का मात्रक हम जानते हैं, अगर वेग का मात्रक हम देखें तो वेग का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड और समय का मात्रक भी होता है सेकेंड। तो ये दोनों प्रति में होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, मीटर और सेकेंड, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, ये सेकेंड इस सेकेंड से गुणा कर लेगा तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये भी सेकेंड भाग में है ये भी भाग में है, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये होगा। तो ये आप याद रख लीजिएगा। अगला हमारा आता है विस्थापन किस प्रकार की राशि है। विस्थापन एक सदिश राशि है, सीधी बात है, विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा के साथ मतलब परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी पाई जाती हैं, दिशाएं आवश्यक होती हैं। अगला आता है गुरुत्वीय त्वरण। अगला आता है गुरुत्वीय त्वरण का मान लगभग कितना होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। तो देख लीजिए 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये हमारा हो जाएगा। सभी जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी का जो मान होता है, स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, ये सभी जानते हैं। अगला आता है संवेग का मात्रक है। तो संवेग का मात्रक क्या होता है जी, तो याद रखेंगे किलो किलो इंटू मीटर प्रति सेकेंड होता है। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर होता है, याद रखेंगे संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान को हम m से दर्शाते हैं, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक होता है केजी और वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। तो ये मीटर प्रति सेकेंड, तो केजी मीटर प्रति सेकेंड, तो वही केजी मीटर प्रति सेकेंड लिखा गया है। तो ये सब हम जानते हैं संवेग का मात्रक से। अगला आता है कार्य का एसआई मात्रक। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है, तो हम सीधी बात है यहाँ पे जूल देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा। और कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, डाइन होता है, डाइन, ये याद रखेंगे। एक और बात मैं बता दूं, कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है, बल गुणे विस्थापन। तो एक और बात आप याद रखेंगे, अगर वहां पे जूल नहीं दिया होता तो एक और बात याद रखेंगे, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर भी होता है जी, 1 जूल बराबर न्यूटन इंटू मीटर भी होता है, तो ये भी बात आप याद रखेंगे। अगला आता है शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो सभी जानते हैं शक्ति का मात्रक वाट होता है, वाट। तो यहाँ पे हमारा वाट है, तो ये हमारा हो जाएगा। एक और हम जानते हैं शक्ति बराबर, शक्ति पावर, शक्ति बराबर कार्य बटे समय होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आ जाए, कार्य का मात्रक जूल होता है और समय का मात्रक सेकेंड। तो जूल प्रति सेकेंड भी कार्य का ही, सॉरी, शक्ति का ही मात्रक होता है। तो ये भी याद रखेंगे, वाट भी या जूल प्रति सेकेंड भी, ठीक है। अगला आता है गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी जो गतिज ऊर्जा का सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, हाफ एम भी स्क्वायर, यही ना हमने पढ़ा हुआ है जी। जहां पर ये एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, वेग है। सब ये बहुत इजी इजी हम बता रहे हैं आपको, यही सब पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और मैं बता दूं ये सब हमने कराया हुआ है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, mgh होता है, mgh होता है, ये कितनी बार हमने बताया है, mgh होता है, m द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h ऊंचाई है। अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है, अगला हमारा क्वेश्चन है घर्षण बल की दिशा होती है। घर्षण बल की दिशा होती है किस दिशा में, गति के दिशा में होती है, गति के विपरीत दिशा में, ऊपर की ओर, नीचे की ओर। तो घर्षण बल की जो दिशा होती है ना, वो गति के जस्ट विपरीत होता है, इसीलिए तभी तभी तो वस्तु रुक जाता है। अगर गति के दिशा में ही होता तो कभी वस्तु रुकता ही नहीं। तो घर्षण जो बल होता है गति के दिशा के विपरीत होता है। अगला आता है दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है, ये सभी, ये तो बेसिक बात है, आप जानते हैं दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। अगला आता है बायल। अगला आता है बायल का नियम किससे संबंधित है। तो बायल का जो नियम है ये गैस से संबंधित है। बायल ने जो नियम दिया था वो गैस से संबंधित नियम दिया था। अब बायल का नियम मुझे याद है, हमने कराया था तो बताया भी है। अगला आता है हुक का नियम किससे संबंधित है। हमने बताया था हुक का नियम प्रत्यास्था से संबंधित है। ये हुक हुक का नियम भी हमने कराया हुआ है।
ये सब मुझे याद है कि सब हम करा दिए हैं। अब आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरी नहीं। अगला आता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का एसआई मात्रक जो होता है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कैपिटल जी का मात्रक, कैपिटल जी का मात्रक यहाँ पे बता रहे हैं हम। ठीक है, स्मॉल जी का क्या होता है जी? स्मॉल जी का क्या होता है तो मैं आपको बता दूं, स्मॉल जी का अगर मात्रक पूछ ले तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आप बोल देंगे, ये भी याद रखेंगे। अगला आता है पृथ्वी का पलायन वेग लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन जो वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये आप याद रखेंगे, पलायन वेग का मान। अगला आता है सरल आवर्त गति का उदाहरण है। सरल आवर्त गति का जो उदाहरण होता है वो सरल लोलक होता है। सरल लोलक एक सरल आवर्त गति का ही क्या है, एग्जाम्पल है। अगला आता है कोणीय वेग का मात्रक होता है। तो कोणीय वेग का मात्रक याद रखेंगे, यह हमारा फर्स्ट ऑप्शन कोणीय वेग के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, यह आप याद रखेंगे, रेडियन प्रति सेकेंड। अगला हमारा आ जाता है यहाँ पे कि ताप का एसआई मात्रक। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है जी? तो ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, के से दर्शाते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ये ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, पूरे विश्व में यही माना जाता है। उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो उष्मा का एसआई मात्रक याद रखेंगे जूल होता है, क्योंकि कार्य, ऊर्जा और उष्मा इन तीनों का मात्रक जूल ही होता है, ये आप याद रखेंगे। कार्य, ऊर्जा और उष्मा तीनों का मात्रक जूल होता है। अगला आता है ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है। तो ध्वनि जो तरंगे होती है वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। क्या होती है जी? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। क्या? अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। इसकी इस तरंगों के लिए, ध्वनि तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगर कोई माध्यम ना हो तो ध्वनि तरंगे ट्रेवल नहीं कर सकती, संचरण नहीं कर सकती, गति नहीं कर सकती हैं। अगला आता है निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? 3.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8, सॉरी 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, माफी चाहूंगा। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये तो क्लास 10th में भी आपको पढ़ाया गया है और क्लास 12th में भी इसको आपको पढ़ना है। अगला आता है अंतिम, फिजिक्स का अंतिम हमारा क्वेश्चन जो है अपवर्तनांक का एसआई मात्रक होता है। तो अपवर्तनांक का कोई भी एसआई मात्रक, कोई भी मात्रक नहीं होता, तो इसीलिए इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, आशा करता हूं कि हमने 25 इंपॉर्टेंट अभी तक फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं, आसानी से समझ में आ गया होगा। इन सभी को आप तैयार कर लीजिएगा। अब हम आते हैं केमिस्ट्री के वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बार बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो रसायन विज्ञान के जो जनक है वो लेवोजियर को कहा जाता है। लेवोजियर कहें या लेवेसिए कहें, दोनों बात एक ही है। रसायन विज्ञान के पिता हैं, जनक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है पदार्थ का सबसे छोटा इकाई कहलाता है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु से ज्यादा, परमाणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन होता है, बट याद रखेंगे यहाँ पे छोटी, सबसे पदार्थ की सबसे छोटी इकाई के माना गया है तो वो परमाणु माना गया है। ठीक है ना। अगला आता है एक मूल में कणों की संख्या कितनी होती है। तो एक मूल में कणों की संख्या हमने ये बता दिया था, ये अभी हमने मुझे याद है कि ये पहला चैप्टर कल नहीं परसों हमने कराया था, पहले चैप्टर केमिस्ट्री के पहले चैप्टर का 1 शॉर्ट वीडियो। अब 1 शॉर्ट में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करा रहे हैं, आपको आपको पता ही होगा। तो पहले चैप्टर का 1 शॉर्ट जो वीडियो हमने कल नहीं परसों कराया था, ठीक है, तो उसमें हमने बताया था कि एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इकाई होता है। तो ये हमने तो बताया भी था, याद होगा अगर आप देखे होंगे 1 शॉट हमारी वीडियो तो। अगला हमारा 4th नंबर आता है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है। तो परमाणु क्रमांक याद रखेंगे, परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के भी बराबर होता है और वो प्रोटॉनों की संख्या के भी बराबर होता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो परमाणु क्रमांक देख लीजिए, परमाणु क्रमांक जो होता है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। याद रखेंगे, प्रोटॉनों की संख्या न देकर इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या दिया होता है तो वही सही होता। तो ये याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या के बराबर होता है और प्रोटॉनों की भी संख्या के बराबर होता है। जैसे अगर लिख दिया है कार्बन 7, कार्बन 7, कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, तो एक बात याद रखेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 ही होगा और प्रोटॉनों की भी संख्या कोई पूछ दे तो आप कहेंगे 7 ही होता है। याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने किया था? तो इलेक्ट्रॉनों की खोज जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, जे जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किए थे इलेक्ट्रॉन की खोज। अगला आता है प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तो गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने प्रोटॉन की खोज किए थे। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। रदरफोर्ड का भी नाम आता है बट मोस्टली आप गोल्डस्टीन करेंगे। अगला आता है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। आपको याद ही होगा। ये सब हमने बेसिक है, ये सब इंट्रोडक्शन हमने दे दिया है पहली क्लास में, पहला चैप्टर में। अगला आता है परमाणु। परमाणु का नाभिक किसने खोजा था? परमाणु की नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने किए थे। तो रदरफोर्ड, ये हमारा हो गया। रदरफोर्ड ने किससे किया था? रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है और उसी से नाभिक की खोज हुआ था। अगला आता है इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए ई माइनस लिखते हैं कभी भी। तो ऋणात्मक आवेश होता है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा आता है 10th नंबर क्वेश्चन। तो 10th नंबर क्या कह रहा है? समस्थानिकों में समान होगा। समस्थानिकों में इलेक्ट्रॉन मतलब परमाणु क्रमांक समान होता है, नीचे वाला जो लिखा गया होता है, और परमाणु भार अलग अलग होता है। तो परमाणु का कौन समान, समस्थानिकों में समान क्या होता है? तो परमाणु क्रमांक समान होता है। परमाणु क्रमांक समान होता है और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है समस्थानिक में। अगला आता है आवर्त सारणी का आधुनिक नियम किसने दिया था? आवर्त सारणी का जो आधुनिक नियम है वो मोसले, मोसले नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मोजले भी कहते हैं, मोसले कोई कहते हैं, ठीक है। अगला आता है आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त होते हैं, आवर्तों की संख्या 7 होती है। अब वर्ग कितने होते हैं? तो वर्ग होते हैं 18। वर्ग कोई पूछे थे तो 18 होता है। अगला आता है आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? समूह कहे या वर्ग कहे तो समूह 18 होते हैं, या वर्ग कोई कह दे तो 18 होते हैं। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। सबसे हल्का तत्व किसे माना जाता है? तो हाइड्रोजन को सबसे हल्का तत्व माना जाता है, हाइड्रोजन को। ये सभी बात हम जानते ही हैं, इसलिए जो हवाई जहाज की जो होती है टायर, उसमें भी हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। अगला आता है कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। ये तो सभी जानते हैं कि जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। अगला आता है ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? ऑक्सीजन का 8 होता है ना, ऑक्सीजन का 8 परमाणु क्रमांक होता है। ठीक है, और कार्बन का 7। तो ये सब आप याद किए होंगे। नाइट्रोजन का कितना होता है जी? 7, कितना, सॉरी 6 होता है। अगला आता है सोडियम का रासायनिक संकेत क्या आता है? Na। सोडियम को Na से दर्शाते हैं ना, Na से हम दर्शाते हैं, सभी हम जानते हैं। सल्फर को किससे दर्शाते हैं? तो S से। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 7, कार्बन का परमाणु क्रमांक 7 होता है। सॉरी, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ओ सॉरी। हाँ जी, मैं बता दूं, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, बेरिलियम का 4 होता है, बोरान का 5 होता है, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सॉरी, हमने कार्बन का पूछा था, कार्बन का कितना होता है जी? 7 होता है, 6 होता है। मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मिस्टेक हमसे हो गया। अगला आता है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक जो तत्व होता है वो फ्लोरीन होता है। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होता है वो फ्लोरीन होता है।
अगला जो हमारा आता है, निष्क्रिय गैसों का संयोजकता। संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? निष्क्रिय गैसों की संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो 8 होती है। ठीक है। हीलियम को छोड़कर बाकी की सभी की 8 होती है। हीलियम एक अपवाद है जी। और निष्क्रिय अगर गैस के बारे में या तत्वों के बारे में जाना है तो आवर्त सारणी जो आप देखेंगे ना, तो उसमें सबसे लास्ट वाला जो सारणी होगा वर्ग 18 का, उसको देख लीजिएगा। सभी वहां पे जो तत्व होंगे निष्क्रिय वाले ही होंगे। संयोजक बंध में क्या होता है? ससंयोजक बंध में क्या होता है? तो ससंयोजक बंध में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी या साझाकरण होता है, साझेदारी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ना लेते हैं ना देते हैं, साझेदारी कर लेते हैं जी। अगला आता है, आयनिक बंध किसका कारण, किसके कारण बनता है? आयनिक बंध किसके कारण बनता है जी? तो याद रखेंगे, आयनिक बंध इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनता है। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आयनिक बंध बनता है। इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं तो आयनिक बंध बनता है। अगला आता है, गैस के आदर्श व्यवहार। गैस के आदर्श व्यवहार का समीकरण है, तो गैस के आदर्श व्यवहार का जो समीकरण है वो पी भी इक्वल टू एन आर टी होता है। ठीक है। जहां ये गैस का आदर्श समीकरण जो है, या गैस का आदर्श समीकरण एक टॉपिक है, इसको हमने पढ़ाया हुआ है, तो पढ़ लेंगे तो और बेहतर रहेगा। अगला आता है, अवगाद्रो संख्या का मान होता है। तो अवगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? तो इतना ही होता है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 22। 22 कहें या 23, कभी कहीं किसी बुक में 22 लिखा गया है, किसी में 23 भी लिखा गया है। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूजन ना होंगे। दूसरी बात मैं बता दूं, इसी को मोलों की संख्या भी कहा जाता है। एक मोल बराबर इतना ही होता है। अगला हमारा एक और बात याद रखेंगे, आवर्त सारणी में प्रथम तत्व कौन सा होगा? तो आवर्त सारणी में पहला जो तत्व है वो हाइड्रोजन से ही तो स्टार्ट किया गया है ना, तो ये आपका हो गया जी। तो अभी हमने देखिए देखिए केमिस्ट्री के भी 25 इंपॉर्टेंट हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लिए। तो 25 केमिस्ट्री की, 25 फिजिक्स के, टोटल आपके हो गए 50। तो आज की इस वीडियो में हमने 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस किया है, जिसको आप 100% तैयार कर लीजिएगा। मैं फिर से कह दे रहा हूं, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे, तो भूल कर भी क्लास 11th के स्टूडेंट मिस नहीं करेंगे। इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप जरूर तैयार करेंगे और पेपर में एक अच्छा नंबर से आप पास होंगे। तो मैं ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि जितने भी क्लास 11th के स्टूडेंट हैं जो अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अपनी फिजिक्स में और केमिस्ट्री में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कौन इंपॉर्टेंट नियम हमें पढ़ना चाहिए, कौन इंपॉर्टेंट सिद्धांत पढ़ना चाहिए, अगर आपको नहीं पता है तो उसको उसी के लिए हमने आपके लिए टॉपर नोट्स तैयार किए हैं। तो क्लास 11 का ये टॉपर नोट्स हमने तैयार कर दिया है। इसमें पूरी आपकी फिजिक्स की और पूरी आपकी केमिस्ट्री की किताब के सभी महत्वपूर्ण आपके परिभाषा मिल जाएंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट नियम आपको बता दिए जाएंगे, सभी इंपॉर्टेंट सिद्धांत आपको मिलेंगे, आंसर के साथ आपको मिलेंगे जी। और उसी को अगर आप तैयार कर लेते हैं, बिल्कुल मैं कह सकता हूं टॉपर बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो कितने में है जी? ओनली आपको फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों का टॉपर नोट्स 99 में आपके मिल जाएगा। तो नंबर आपको वहां पे पिक में ही दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। कहिएगा सर हमें क्लास 11 फिजिक्स केमिस्ट्री की टॉपर नोट चाहिए। जैसे ही आप मैसेज करेंगे तुरंत स्कैनर दिया जाएगा, पेमेंट करेंगे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पर पीडीएफ नोट सेंड कर दिए जाएंगे। तो क्लास 11 में अगर आपको अपनी स्कूल में टॉपर बनना है तो आप नोट्स को जरूर लें और अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।